विभाजन किसी देश की भूमि का ही नहीं होता। विभाजन लोगों की भावनाओं का भी होता है। विभाजन का दर्द वही अच्छी तरह से जानते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इसको सहा है। बंटवारे के दौरान जिन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपनों को खोना पड़ा, इसका दर्द सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन आम लोगों के लिए काफ़ी त्रासदीपूर्ण था। आज़ादी के सुनहरे भविष्य के लालच में देश की जनता ने विभाजन का जहरीला घूंट पी लिया, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है कि क्या भारत का विभाजन इतना ही जरूरी था। आखिर ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से देश दो टुकड़ों में बंट गया। यूँ तो ऐसे कई कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ प्रमुख कारणों को जानेंगे। अंग्रेजों की कपटपूर्ण चाल। हिंदुस्तान की धरती पर ब्रिटिश हुकूमत का ये अंतिम और बहुत ही शर्मनाक कार्य था। अंग्रेजों के लिए यह स्वाभाविक ही था कि भारत छोड़ने के बाद भी भारत से उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसलिए ऐसी योजनाएं बनाई और उसे लागू किया। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था कि इससे भारत को कितना नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने फूट डालो की नीति के अलावा आज़ादी की शर्तों के तहत उन्होंने शिक्षा, सैन्य और आर्थिक नीति को भी कपटपूर्ण तरीके से लागू करा। विभाजन की इस योजना ने भारत को जितनी क्षति पहुंचाई, उतनी दूसरी कम ही चीज़ों ने पहुंचाई होगी। अंत में उन्होंने इस समझौते पर भी दस्तखत कराए कि हमारे जाने के बाद हमारे बनाए स्मारक और मूर्तियों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी और इनका संरक्षण किया जाएगा। मुस्लिम लीग की सफलता को नहीं रोक पाना। ऐतिहासिक तौर पर मुस्लिम लीग का सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थल उत्तर प्रदेश में था, जहां लीग सबसे मजबूत स्थिति में थी। ब्रिटिश सरकार आरंभ से ही कांग्रेस के विरुद्ध रही, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी स्थापना के बाद से ही सरकार की आलोचना शुरू कर दी थी और सरकार के आगे ऐसी मांगें रख दी थी जिन्हें सरकार स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन देने के लिए 1909 के अधिनियम में मुसलमानों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया और आगे भी वे मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध भड़काते रहे। कांग्रेस की दोषपूर्ण नीति। कांग्रेस ने 1916 में मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता किया, जो कि कांग्रेस की एक बड़ी भूल थी। अनजाने में ही कांग्रेस ने इसी समझौते के द्वारा पाकिस्तान की नींव रख दी थी, क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार CR फॉर्मूले में भी मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग एक बड़ी सीमा तक स्वीकार कर ली गई थी। कांग्रेस की इसी नीति के कारण जिन्ना की धारणा थी कि अंत में कांग्रेस को परिस्थिति से मजबूर होकर इसे स्वीकार करना ही होगा। जिन्ना की जिद। जिन्ना प्रारंभ से ही द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। पहले वे बंगाल और संपूर्ण असम को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे तथा पश्चिम पाकिस्तान में समस्त पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत सिंध और बलूचिस्तान को मिलाना चाहते थे। अपनी जिद के कारण जिन्ना ने 1940 से 1947 ईस्वी तक निरंतर गतिरोध बनाए रखा और समस्याओं के निराकरण के लिए बनाई गई सभी योजनाओं को अस्वीकार कर दिया। परंतु 3 जून 1947 ईस्वी की योजना में उन्हें दिया गया पाकिस्तान उस पाकिस्तान से अच्छा नहीं था जिसे उन्होंने 1944 में अपूर्ण, अंगहीन तथा दीमक लगा पाकिस्तान कहकर अस्वीकार कर दिया था। अब जो पाकिस्तान उनको दिया गया वह उनकी आशाओं से बहुत छोटा था, जिसे जिन्ना ने लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव के कारण स्वीकार कर लिया था। सांप्रदायिक दंगे। जिन्ना के प्रत्यक्ष कार्यवाही की नीति के कारण भारत के कई भागों में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे फसाद हो रहे थे, जिनमें हजारों की संख्या में निर्दोष लोग मारे जा रहे थे और अपार धन संपत्ति नष्ट हो रही थी। कांग्रेसी नेताओं में इन दंगों को रोकने के लिए भारत का विभाजन करना ही उचित समझा। भारत को शक्तिशाली बनाने की इच्छा। कांग्रेसी नेता इस बात का अनुभव कर रहे थे कि विभाजन के बाद भारत बिना किसी
बाधा के चहुमुखी उन्नति कर सकेगा, अन्यथा भारत सदैव गृह संघर्ष में ही फंसा रहेगा। 3 जून 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू विभाजन को स्वीकार करने के लिए जनता से अपील करते हुए कहा था कि पीढ़ियों से हमने स्वतंत्र व संयुक्त भारत के लिए संघर्ष किया तथा स्वप्न देखे हैं, इसलिए उस देश के विभाजन का विचार भी बहुत कष्टदायक है, परंतु फिर भी मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारा वर्तमान निर्णय सही है। यह समझना आवश्यक है कि तलवारों द्वारा भी अनैच्छिक प्रांतों को भारतीय संघ राज्य में रख सकना संभव नहीं है। यदि उन्हें जबरन भारतीय संघ में रखा भी जा सके तो कोई प्रगति और नियोजन संभव न होंगे। राष्ट्र में संघर्ष और परस्पर झगड़ों के जारी रहने से देश की प्रगति रुक जाएगी। भोली जनता के कत्ल से अच्छा तो विभाजन ही है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की परिस्थितियों की मजबूरी के कारण ही भारत के विभाजन को स्वीकार किया था। नेहरू ने लिखा है कि हालात की मजबूरी थी और यह अनुभव किया गया कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध हल नहीं किया जा सकता, अतः हमें देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। हिंदू महासभा का प्रभाव। हिंदू महासभा हिंदू सांप्रदायिकता ने भारत विभाजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभ में हिंदू महासभा ने कांग्रेस को हर प्रकार का सहयोग दिया, किंतु 1930 के उपरांत हिंदू महासभा पर प्रतिक्रियावादी तत्वों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। हिंदू महासभा के अधिवेशन में भाषण देते हुए सावरकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा, भारत एक और सूत्र में बंधा राष्ट्र नहीं माना जा सकता, अपितु यह 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। भविष्य में हमारी राजनीति विशुद्ध हिंदू राजनीति होगी। इस प्रकार हिंदू सांप्रदायवाद ने भी मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने के लिए प्रेरित किया। भारतीयों को सत्ता देने में सरकार का रुख। 1929 से 1945 की अवधि में ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के संबंधों में काफ़ी कटुता आ गई थी। ब्रिटिश सरकार ये अनुभव करने लगी थी कि भारत स्वाधीनता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य कदापि नहीं रहेगा। इसलिए उसने विचार किया कि यदि स्वतंत्र भारत अमैत्रीपूर्ण है तो उसे निर्बल बना देना ही उचित है। पाकिस्तान का निर्माण अखंड भारत को विभाजित कर देगा और कालांतर में भारत उपमहाद्वीप में ये दोनों देश आपस में लड़कर अपनी शक्ति को क्षीण करते रहेंगे। भारत के विभाजन से स्थायीकरण में संदेह। अनेक राष्ट्रीय नेताओं को भारत के विभाजन के स्थायी रहने में संदेह था। उनका कहना था कि भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान एक स्थायी राज्य नहीं हो सकता और आज अलग होने वाले क्षेत्र कभी न कभी फिर भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाएंगे। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने भी कहा था कि भारत की एकता का कार्य भारत को मजबूत, सुखी, गणतंत्रात्मक और समाजवादी राज्य बनाकर किया जा सकता है। भारत की एकता के बिना उसकी स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। इस प्रकार भारत के विभाजन को अस्थायी समझकर राष्ट्रीय नेताओं ने पाकिस्तान के निर्माण को स्वीकार कर लिया। कांग्रेसी नेताओं का सत्ता के प्रति आकर्षण। माइकल ब्रेचार ने लिखा है कि कांग्रेसी नेताओं के समक्ष सत्ता के प्रति आकर्षण भी था। इन नेताओं ने अपने राजनीतिक जीवन का अधिकांश भाग ब्रिटिश शासन के विरोध में ही बिताया था और अब स्वाभाविक रूप से सत्ता के प्रति आकर्षित हो रहे थे। कांग्रेसी सत्ता का रस स्वादन कर चुके थे और विजय की घड़ी में से अलग होने के इच्छुक नहीं थे। लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। भारत विभाजन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन का व्यक्तिगत प्रभाव भी उत्तरदायी था। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को भारत विभाजन के प्रति तटस्थ कर दिया था। मौलाना आज़ाद ने लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन के भारत आने के 1 माह के अंदर पाकिस्तान के प्रबल विरोधी रहे नेहरू विभाजन के समर्थक नहीं तो कम से कम इसके तटस्थ अवश्य हो गए थे। दोस्तों, और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।